मित्रों, नमस्ते मित्रों। डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में कुछ अधूरा मैटर रह गया था, उसको हम आज पूरा करेंगे। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिए। आज हम CBSE क्लास 6 इतिहास के थर्ड अध्याय में है, थर्ड लेसन में है, जिसका कुछ भाग शेष हैं, उसका अध्ययन करेंगे। हड़प्पा संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम। हड़प्पा संस्कृति में क्या क्या हुआ, कई चीज़ों की खोज हुई, खदानों में से क्या क्या चीज़ें निकली, उनका अध्ययन कर रहे थे। उसमें एक आगे कड़ी है कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसानों या पशुपालन उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी, वस्तुओं में अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास जो कच्चा माल कहते हैं, जिनके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वो दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। वहाँ की पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता है। दोस्तों, एक रोचक तथ्य है, इसमें बताया गया है कि हड़प्पा के आयात जो कि राजस्थान और वहाँ तक कि पश्चिमी एशिया के देश ओमान से आयात किया जाता था। दोस्तों, कासा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई गई कासा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक इराक और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। दोस्तों, सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, यानी जो भारत में जो कर्नाटक राज्य है, वहाँ से हड़प्पा संस्कृति के लोग उस ज़माने में इसका आयात करते थे। दोस्तों, कुछ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। चित्रों में देखो कि खिलौना है और दूसरी एक मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाली वाहनों की जानकारी दी गई? दोस्तों मित्रों, ये एक गाड़ी है खिलौने नुमा, अतः इसका उपयोग आयात निर्यात के लिए किया जाता था। दूसरा, इसका अगला पैराग्राफ है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, जो अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान को चरवाहे की ही शहरों में रहने वाले शासक, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा में गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाते जाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वो प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए, जो संभवतः पानी का संचय किया जाता था और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरवाहा होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वैसे वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, तो मछलियाँ पकड़ते थे, तो हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। जैसे कि आज की सभ्यता है, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता थी। हालांकि आज का युग आधुनिक युग है, हाईटेक युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन गाय, भैंस, बकरियाँ पहले भी थी और आज भी है, और मवेशी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए आज जाते हैं और पहले भी जाते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण।
गुजरात राज्य में हड़प्पा के अवशेष मिले हैं, उनका सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। कच्छ के इलाके में खदीर क्षेत्र के किनारे धोलावीर नगर बसा है। वहाँ साफ पानी मिलता है और ज़मीन उपजाऊ है। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर के 3 भागों में बटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों और पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यहाँ एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथम नगर एक ऐसा स्थान बसा जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों अंशों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरें और मुद्रांकन और मोहर बंदी गीली मिट्टी पर दबने से बनी उनकी छाप मिली है। लोथम का बंदरगाह, यह एक बड़ा तालाब है। लोथम का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ माल चढ़ाया जाता होगा। दोस्तों, एक तालाब है जो लोथम का है। एक बहुत विशाल तालाब है। आज की तारीख में है नहीं है, ये तो तथ्य बता सकते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जिसका संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थरों के टुकड़े, बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिलते थे। मुद्रा और मुद्रांकन और मोहर बंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों, थैलों और चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत पर और उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज की मोहर का प्रयोग, पता लगाओ कि मोहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों, एक मोहर है जिसका प्रयोग आज के समय में अनेक कारणों से किया जाता था। उस ज़माने में अनेक दूसरे कारणों से किया जाता था। मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों, थैलों और चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। मतलब डिब्बों और थैलों के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह किया जाता था। आज के ज़माने में सीलबंद लिफाफे बोलते हैं, सील में डिब्बा बोलते हैं, उनको उस जगह मोहर का उपयोग किया जाता है उस ज़माने में। सभ्यता के अंत का रहस्य बहुत अनिवार्य पैराग्राफ है दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर तक कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़क पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वान कहते हैं कि नदियों सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। उनका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास के मैदान समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ है। दोस्तों, इसमें अभी भी अपवाद है कि हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व कहाँ गया और कैसे हुआ। और इसका ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ है, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। जो लोग पूर्व और दक्षिण के कई इलाकों में नई और छोटी बस्ती में जाकर बस गए। इसे लगभग 1400 साल बाद
वही नगरों का विकास, इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। दोस्तों एक सही जोड़ी है, उसको हम मिलाते हैं, जिसमें सोने का आयात कर्नाटक से होता था, और टीन का होता था अफगानिस्तान से, और बहुमूल्य पत्थर का होता था गुजरात से, और तांबे का होता था राजस्थान से। दोस्तों ये याद रखने योग्य बातें हैं जो कि भविष्य के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। इस तरह आज का तीसरा अध्याय समाप्त हो गया है, जो इतिहास का CBSE क्लास 6 का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। इस आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।